छात्रों, आज हम पढ़ेंगे दुर्खिम की समाजशास्त्र की अवधारणा। फ्रांसीसी विद्वानों में इमाइल दुर्खिम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। वे सदैव समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु सचेत रहे और स्वयं अपने अध्ययनों में उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। दुर्खिम का विचार था कि सामाजिक घटनाएं इतनी सरल नहीं हैं कि उन्हें केवल हम कल्पना मात्र द्वारा समझ सकें। उन्हें समझने के लिए वास्तविक तथ्यों का संकलन अनिवार्य है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अर्थात इसमें सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में वे कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके शामिल हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इनके अनुसार एक सामाजिक तथ्य काम करने का वह प्रत्येक ढंग है जो निर्धारित अथवा अनिर्धारित है और जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने के योग्य है, अथवा काम करने का वह प्रत्येक तरीका है जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य है और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र वह अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म, कानून इत्यादि सामाजिक तथ्यों के ही कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनका अध्ययन स्वयं दुर्खिम ने किया है। रेमंड एरो के अनुसार समाजशास्त्र, जैसा कि दुर्खिम ने इसे समझा, अनिवार्य रूप से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन तथा समाजशास्त्रीय ढंग से इन सामाजिक तथ्यों की व्याख्या है। दुर्खिम का उद्देश्य समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की भांति एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाना था जिसकी विषय वस्तु सामाजिक तथ्य हो। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र की दो अपेक्षाएं थी। पहला, समाजशास्त्र की विषय वस्तु विशिष्ट होनी चाहिए जिसे अन्य सभी विद्वानों की विषय वस्तु से भिन्न किया जाना चाहिए, तथा दूसरा, यह विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका अवलोकन एवं व्याख्या उसी प्रकार से की जा सके जैसे कि अन्य विज्ञानियों में तथ्यों का अवलोकन एवं व्याख्या की जाती है। इन्हीं अपेक्षाओं के आधार पर दुर्खिम ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझा जाना चाहिए तथा सामाजिक तथ्य की विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों पर दबाव डालता है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की परिभाषा तथा वर्गीकरण की समस्याएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी सभी पुस्तकों में दुर्खिम ने अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक तथ्यों को परिभाषित किया है तथा उनका वर्गीकरण किया है। दुर्खिम स्पष्टतः इस बात से सहमत थे कि समाजशास्त्र का संबंध संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं की एक व्यापक श्रेणी से है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि वास्तव में समाजशास्त्र की उतनी ही शाखाएं हैं जितने की विशेष सामाजिक विज्ञान है, जितनी सामाजिक तथ्यों की विविधताएं हैं। यद्यपि उन्होंने समाजशास्त्रियों द्वारा संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कही, फिर भी उन्होंने कॉम्टे तथा स्पेंसर की तरह संस्थाओं में संबंध तथा उनमें एवं उनके परिवेश में संबंधों के विश्लेषण के महत्व पर बल दिया। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक प्रमुख योगदान इस जागरूकता में निहित है कि अत्यधिक विविध सामाजिक तथ्यों जिनका अब तक पूर्ण स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया गया है में घनिष्ठ संबंध है। अतः उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण, ए पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट, एक निश्चित प्रकार के समाज, ए डेफिनेट टाइप ऑफ सोसाइटी से संबंधित किया जाना चाहिए। ऐसा न करना या इसके विपरीत करना धर्म, विधि, नैतिक नियमों तथा अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक तथ्यों को परिशून्य कर देना है। उन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनको एक दूसरे से परस्पर संबंधों के रूप में तथा उस संपूर्ण पर्यावरण के संदर्भ में नहीं देखा जाता जिसमें कि उनका विकास होता है या जिसकी वे अभिव्यक्ति है। दुर्खिम ने समाजों को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की महत्वपूर्ण इकाइयां माना है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र समाजों का विज्ञान,
द साइंस ऑफ सोसाइटीज कहा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बारंबार विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व पर बल दिया। दुर्खिम ने कहा है कि कोई भी किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सभी सामाजिक जातियों में इसके पूर्ण विकास को न समझा जाए। तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा नहीं है, अपितु यह स्वयं में समाजशास्त्र है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र के बारे में ही अपने विचार स्पष्ट नहीं किए हैं, अपितु इसकी विषय वस्तु को भी निर्धारित करने का प्रयास किया है। प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका ली एंग्नी सोशियोलॉजी के प्रारंभिक अंकों में उन्होंने समाजशास्त्र को 7 प्रमुख खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला, सामान्य समाजशास्त्र व्यक्ति तथा समष्टिता में व्यक्तित्व पर उपखंड सहित। जनरल सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग ए सबसेक्शन ऑन पर्सनालिटी इन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिविटी। दूसरा, धर्म का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तीसरा, विधि एवं नैतिक आचारों का समाजशास्त्र राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन तथा विवाह व परिवार पर उपखंडों सहित। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड मॉरल्स इंक्लूडिंग सबसेक्शन ऑन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैरिज एंड फैमिली। चौथा, अपराध का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम। पांचवा, आर्थिक समाजशास्त्र मूल्य के मापन एवं व्यावसायिक समूहों पर उपखंडों सहित। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग सबसेक्शंस ऑन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड ऑन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। छठा, जनांकिकी नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों पर एक उपखंड सहित। डेमोग्राफी इंक्लूडिंग ए सबसेक्शन ऑन द अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। तथा सातवां, सौंदर्य का समाजशास्त्र। दुर्खिम के अनुसार सभी विज्ञानों की विशेषता कारण संबंधी व्याख्या है, इसलिए इसे समाजशास्त्र की भी सामान्य कार्यविधि होनी चाहिए। द्वितीय स्तर पर जब किसी घटना के कारण का पता चल जाए तो तब उसके द्वारा निष्पादित भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए। सामाजिक घटनाओं के कारण सामाजिक पर्यावरण में ही ढूंढे जाने चाहिए। रेमंड एरो के अनुसार वैज्ञानिक समाजशास्त्र का सिद्धांत दुर्खिमवाद की इस केंद्रीय मान्यता पर आधारित है कि समाज एक वास्तविकता है जो वैयक्तिक वास्तविकताओं से भिन्न है तथा प्रत्येक सामाजिक तथा किसी अन्य सामाजिक तथ्य का परिणाम है तथा कभी भी वैयक्तिक मनोविज्ञान का तथ्य नहीं है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अवधारणा के बारे में निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण हैं। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र का संबंध संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रेणी से है। तीसरा, समाजशास्त्र समाजों का विज्ञान है तथा समाज वास्तविकता है। चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पांचवा, समाजशास्त्र तथ्यों के अवलोकन एवं व्याख्या की दृष्टि से अन्य विज्ञानों के समान है, क्योंकि उनमें भी ऐसा ही किया जाता है। छठा, समाजशास्त्र की निश्चित एवं विशिष्ट विषय वस्तु है। सातवां, समाजशास्त्र में अध्ययन की प्रमुख पद्धति तुलनात्मक पद्धति है।